हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 3 का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। इनफैक्ट हमें पहले ये समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है। लेक्चर 2 में हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स देखे थे। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं और डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस जैसे हम स्टेटमेंट्स या सेंटेंस बोलते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। हिंदी में हम उसे वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसे सेंटेंस बोलते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस कमांड होती हैं कंप्यूटर के लिए कि उसे क्या करना है। इंस्ट्रक्शंस 4 तरह की होती हैं: डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डेटा टाइप क्या होते हैं? सी लैंग्वेज में कुछ 5 कीवर्ड्स हैं जिनको हम डेटा टाइप भी बोलते हैं। डेटा टाइप इनके अलावा भी हो सकते हैं, पर वो हमें खुद को बनाने पड़ते हैं। लेकिन एज अ बिगनर हमारे लिए डेटा टाइप 5 है: इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। जिनमें से हम शुरुआत में सिर्फ पहले 4 का ही इस्तेमाल करेंगे। वॉइड का मतलब हम फंक्शंस चैप्टर में समझेंगे। हमने पढ़े थे कीवर्ड्स। हम जानते हैं सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस पोर्शन को कवर भी किया था। ऐसे शब्द जो कीवर्ड हैं और डेटा टाइप भी हैं, उन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। मैंने यहाँ पर रेड कलर से इनको हाईलाइट भी किया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, अभी पिछली स्लाइड पे हमने इन्हीं को देखा था: इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। तो ये वो 5 शब्द हैं जो आपको कीवर्ड के रूप में मिले। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे डेटा टाइप जो कीवर्ड के रूप में मिलते हैं, उन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे पहली लाइन में लिखा हुआ है इंट a, b असाइन 5। जब भी कंपाइलर इस तरह की लाइन हमारे प्रोग्राम में देखेगा, वो समझ जाएगा कि ये डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है, जिसका पहला शब्द कोई डेटा टाइप ही होना चाहिए। एक लाइन में आप एक से ज़्यादा डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते और पहला शब्द डेटा टाइप ही होना चाहिए। जैसे पहली लाइन में हमने लिखा है इंट। कंपाइलर जब इस शब्द को देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि अब आप वेरिएबल्स बनाने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी समझा था। वेरिएबल्स मेमोरी में लोकेशंस को दिए गए नाम हैं जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। एक प्रोग्राम बनाते वक्त सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि इस प्रोग्राम में हमें कितने डेटा को हैंडल करना है। जितने डेटा को हमें प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करके रखना है, उन्हें वेरिएबल्स में स्टोर करना होता है। तो हमें डिसाइड करना होगा कितने वेरिएबल्स प्रोग्राम में बनाए जाएं। डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम ये तय करते हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स बनाने हैं। यानी कंपाइलर को इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को देखकर पता चलता है कि कुल मिला के कितने वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम में बनने चाहिए। जैसे इस पहली लाइन में हम 2 वेरिएबल्स बना रहे हैं, a और b। a और b वेरिएबल को मेमोरी में कुछ जगह मिल जाएगी। इसी तरीके से हम फ्लोट k, यानी दूसरी वाली लाइन आप देखें, फ्लोट k दूसरा वेरिएबल हमने बनाया, पर इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में हमने फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये चारों स्टेटमेंट्स में हमने अलग अलग डेटा टाइप का एग्जाम्पल लिया है, जिससे कि हमें इन सब में फ़र्क भी समझ में आए। कॉमन बात यह है कि कोई भी डेटा टाइप हो, इसमें से वेरिएबल्स बनाना इनका मकसद है। लेकिन ये अलग अलग डेटा टाइप हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है इसको हमें समझना है। यदि इंट लिखा है तो उसकी मदद से बनने वाला हर वेरिएबल 2 बाइट्स मेमोरी लेता है।
हम डॉस बेस्ड आर्किटेक्चर पर ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई भी यहाँ कंफ्यूज ना हो। विंडो बेस्ड आर्किटेक्चर में इंट वेरिएबल का साइज 32 बिट्स होता है, यानी 4 बाइट्स, जबकि यहाँ पर डॉस बेस्ड आर्किटेक्चर में इंट वेरिएबल का साइज 2 बाइट्स होता है। तो ए वेरिएबल को भी 2 बाइट मेमोरी मिली और बी वेरिएबल को भी 2 बाइट मेमोरी मिली, लेकिन फ्लोट की मदद से बनने वाले वेरिएबल को 4 बाइट्स मेमोरी मिलती है। इसी तरह से कैर की मदद से बनने वाले वेरिएबल्स को 1 बाइट मेमोरी मिलती है। डबल की मदद से बनने वाले वेरिएबल को 8 बाइट्स मेमोरी मिलती है। क्या आप इन चारों स्टेटमेंट्स को देखकर ये बता सकते हैं कि कुल मिलाकर कितने वेरिएबल्स यहाँ बन रहे हैं? ए, बी, के, सी, एच, एम और D1, ये हैं कुल मिलाकर 6 वेरिएबल्स। इंट की मदद से बनने वाले वेरिएबल्स में इंटीजर कांस्टेंट स्टोर होता है। फ्लोट और डबल की मदद से बनने वाले वेरिएबल में रियल कांस्टेंट स्टोर होता है, यानी ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट लगा हो। कैर की मदद से बनने वाले वेरिएबल में कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर होता है। हमने बी को बनाते वक्त उसमें 5 असाइन भी किया है। आप ध्यान से देखें, पहली लाइन में बी असाइन 5 लिखा है। इसको इक्वल टू रीड नहीं करना है, इसको असाइन रीड करना है। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। सी लैंग्वेज में इक्वल टू किसी और को बोला जाता है। हमने यहाँ पर 5 बी में स्टोर किया है। अगर हमने बी में 5 स्टोर किया है तो ए में क्या रखा हुआ है? ए में अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। जब भी हम किसी वेरिएबल को बनाते वक्त इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू रखी रहती है वो हमने नहीं रखी, इसलिए वो अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसी वैल्यू को गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो सभी वेरिएबल्स में जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया है उनमें गार्बेज वैल्यूज़ रखी हुई हैं। हम डिक्लेरेशन के बाद भी वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त आप वैल्यू भी इनिशियलाइज करें। ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स कंपाइलर के लिए होते हैं ताकि कंपाइलर को वेरिएबल्स के नाम का पता चल सके, और पूरे प्रोग्राम में अगर इन नाम को इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर को उसका मीनिंग समझ में आ सकेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं। ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो भी लाइंस आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं उन्हें एक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है, और सी लैंग्वेज में यह रूल है कि हर ब्लॉक में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एक्शन स्टेटमेंट के पहले ही होने चाहिए। आप एक्शन स्टेटमेंट पहले लिखेंगे और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे तो एरर आएगी। ये सी लैंग्वेज का रूल है। C++ लैंग्वेज में रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर हम एक्शन स्टेटमेंट के बाद भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यदि आपको डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का ये चैप्टर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे और भी वीडियोस देख सकते हैं।